गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन टॉर्क एजुकेशन। लास्ट लेक्चर बेटा हमने प्लांट डाइवर्सिटी का स्टार्ट किया था और टैक्सोनॉमी को पढ़ा था। इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था टैक्सोनॉमी का। उसके आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सिस्टमैटिक्स से। सिस्टमैटिक्स बच्चों, हमको सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। सिस्टमैटिक्स को बोले तो यहाँ पे बेटा सिस्टमैटिक इज इक्वल टू टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। अगर टैक्सोनॉमी में इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को ऐड कर दें तो वो आपका क्या कहलाता है? सिस्टेमैटिक्स। सिस्टेमैटिक्स की बात करें बेटा, इसकी भी दो ब्रांचेस है। एक है ओल्ड सिस्टेमैटिक्स और एक है आपकी न्यू सिस्टेमैटिक्स। ओल्ड सिस्टेमैटिक्स आपकी कैरलेस लिनियस ने दी। न्यू सिस्टेमैटिक्स जूलियन हक्सले। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ओल्ड सिस्टेमैटिक्स वाज गिवन बाय कैरलस लिनियस, न्यू सिस्टेमैटिक्स वाज गिवन बाय मिस्टर जूलियन हक्सले। इसमें डिफरेंस देखिए बेटा, ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओल्ड सिस्टेमैटिक्स में हम लोग एक्सटर्नल कैरेक्टर्स लेते हैं। कैसे कैरेक्टर्स लेंगे? एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। अगर हम बात करें प्लांट टैक्सोनॉमी में तो यहाँ पे बेटा एक्सटर्नल कैरेक्टर्स की बात करें तो हम किसकी बात करते हैं? मॉर्फोलॉजी। किसकी बात करेंगे बेटा? मॉर्फोलॉजी। और मॉर्फोलॉजी की बात कर ले तो उसमें क्या क्या आएगा? आपका रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, ये सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं एक्सटर्नली अपीयर हो रहे हैं, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? मॉर्फोलॉजी। तो आपकी सिस्टमैटिक्स दो पार्ट में है, एक है ओल्ड सिस्टमैटिक्स और एक है आपकी न्यू सिस्टमैटिक्स। ओल्ड सिस्टमैटिक्स कैरलेस लिनियस ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर। अब इधर देखें बेटा न्यू सिस्टमैटिक्स की, तो ये दिया था किसने? जूलियन हक्सले। इन्होंने एक्सटर्नल कैरेक्टर्स तो लिए ही लिए, इन्होंने एक्सटर्नल कैरेक्टर्स तो लिए ही लिए, इसके अलावा इंटरनल कैरेक्टर्स का भी यूटिलाइजेशन किया। आपको तो समझ में आ गया होगा, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स की बात करें तो मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं। और ये इंटरनल कैरेक्टर्स क्या होते हैं सर? आपके मन में आएगा ना कि बच्चों ये इंटरनल कैरेक्टर्स क्या हैं। इंटरनल कैरेक्टर्स की बात करें तो हम लोग देखेंगे बेटा जेनेटिक्स का इस्तेमाल किया गया। इंटरनल कैरेक्टर्स की बात करें, किसकी बात करेंगे? जेनेटिक्स। इसके अलावा साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, और साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन की बात करें तो आप जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं तो जीन लेवल की बात कर रहे हैं, क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं। और अगर आप साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन की बात करें तो इसमें हम लोग किसकी बात करेंगे बेटा? क्रोमोसोम्स की। जेनेटिक्स में हम लोग जीन की बात करेंगे, साइटोलॉजिकल में हम लोग क्रोमोसोम की बात करेंगे। और बेटा आगे देखें उनकी इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, एम्ब्रियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, तो न्यू सिस्टमैटिक्स में जूलियन हक्सले ने एक्सटर्नल कैरेक्टर्स तो लिए ही लिए, इसके अलावा इंटरनल कैरेक्टर्स भी लिए। जेनेटिक्स, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, एम्ब्रियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, हिस्टोलॉजी, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स लिए किसके? प्लांट के पार्ट्स के। जैसे आप प्लांट्स को देखोगे तो प्लांट्स में सिर्फ और सिर्फ अगर हम एक्सटर्नल कैरेक्टर्स लेते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? ओल्ड सिस्टमैटिक्स। और इंटरनल कैरेक्टर्स में उनका जेनेटिक लेवल, उनका साइटोलॉजिकल में क्रोमोसोम की स्टडी, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, सारी चीजें हमने ले ली तो उसे क्या बोला गया बेटा? उसको बोला गया आपका न्यू सिस्टेमैटिक्स। अब आपके मन में एक चीज और आएगा, सर ये सिस्टेमैटिक और टैक्सोनॉमी में डिफरेंस क्या है? तो टैक्सोनॉमी में जब हम इवोल्यूशन ऐड कर देते हैं, फाइलोजेनी ऐड कर देते हैं, इवोल्यूशन और फाइलो टैक्सोनॉमी में जब हम लोग इवोल्यूशन ऐड कर देंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा? सिस्टेमैटिक्स। क्या बन जाएगा बेटा? सिस्टेमैटिक्स। और सिस्टेमैटिक की बात करें तो ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका नाम है सिस्टमा।
और सिस्टमा का मतलब होता है बेटा सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। उसको क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं सिस्टेमैटिक्स। आई बात समझ में? डिफरेंस समझ में आ गया? दोनों ब्रांचेस हमें समझ में आ गई, ओल्ड सिस्टमैटिक्स भी और न्यू सिस्टमैटिक्स भी। चलो बच्चों आगे चलते हैं। फिर बात करें बेटा कि टेक्सोनॉमी की भी दो ब्रांचेस हम लोग यहां डिस्कस करने जा रहे हैं, टेक्सोनॉमी की ब्रांचेस। और टेक्सोनॉमी की ब्रांचेस यहां डिस्कस जो करेंगे, एक करेंगे बेटा साइटोटैक्सोनॉमी, कौन सी? साइटोटैक्सोनॉमी। और एक करेंगे बेटा हम लोग कीमोटैक्सोनॉमी। आप देखोगे, मान लो ये सेल है और उसके साइटोप्लाज्म में जो भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं वो बनाएगा साइटोलॉजिकल टैक्सोनॉमी। क्या बनाएगा? साइटोटैक्सोनॉमी या साइटोलॉजिकल टैक्सोनॉमी। और उसके अंदर हम लोग देखेंगे तो हमें मिलेगा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलेगा बेटा? क्रोमोसोम। तो साइटोलॉजिकल टैक्सोनॉमी में हम बात करते हैं किसकी? क्रोमोसोम की। पहले देखते हैं क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा है, फिर देखेंगे बेटा बिहेवियर, और देखेंगे क्रोमोसोम का नंबर। जब हम साइटोटैक्सोनॉमी की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, नंबर देखेंगे, बिहेवियर देखेंगे। किसमें देखेंगे? साइटोटैक्सोनॉमी में। दूसरी तरफ हमारे पास है बेटा कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी में हम लोग बात करें तो आप सबको पता है हर प्लांट का अपनी फ्रेग्रेंस होती है और हर प्लांट की अपनी टेस्ट होती है। आप देखो, नीम की बात करो तो नीम का एक पर्टिकुलर टेस्ट प्रेजेंट होता है ना? अगर आप रोज फ्लावर की बात करें तो रोज फ्लावर का एक अपना पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस होता है। क्या होता है बेटा? अपनी एक महक होती है। और हर एक प्लांट स्पीसीज का, जितने भी प्लांट स्पीसीज प्रेजेंट हैं उनकी पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस होगी, पर्टिकुलर टेस्ट होगा। और ये जो ब्रांच है साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी, इसका यूटिलाइजेशन हम लोग कहां करेंगे? साइटोटैक्सोनॉमी और जो कीमोटैक्सोनॉमी है, इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं बेटा टू सॉल्व टेक्सोनॉमिकल प्रॉब्लम्स। किसको सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे? टेक्सोनॉमिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट टर्म में, फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में क्या क्या कंपोनेंट्स है, क्या क्या पार्ट्स है, उनको डिस्कस किया। आज हमने स्टार्ट किया सिस्टेमैटिक्स, और सिस्टेमैटिक्स के बाद हमने देखा टैक्सोनॉमी की ब्रांचेस। आपके सामने है साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी। बोलो बेटा, समझ में आया? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बेटा हमें एक चीज और समझ में आनी चाहिए कि टैक्सोनॉमी ब्रांच हमने क्यों इजाद की, क्यों डेवलप की? क्योंकि हमें आइडेंटिफाई करना था क्या? अननोन स्पीसीज को। उसका प्रैक्टिकली सिग्निफिकेंस था कि अर्थ पे जितनी नंबर ऑफ स्पीसीज हैं उनको हम लोग आइडेंटिफाई कर सके। तो बेटा सम पॉइंट्स में हम देखेंगे प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सोनॉमी क्या है? Practical significance of taxonomy is identification of unknown species। क्या है बेटा? Identification of unknown species को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का जो फर्स्ट पर्पस है, एम है, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है, वो क्या है? कि आप जितनी भी अर्थ पे अननोन स्पीसीज है उसको डिस्कवर करें। दूसरी बात करें बेटा, डाइवर्सिटी की बात करें, भाई नंबर ऑफ स्पीसीज फाउंड ऑन अर्थ, प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, वो क्या कंपोज करती हैं? स्पीसीज डाइवर्सिटी। क्या कंपोज करती हैं? स्पीसीज डाइवर्सिटी।
और हम बात करें स्पीसीज डाइवर्सिटी की, तो हमारे जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वहां की डाइवर्सिटी हमेशा और हमेशा ज्यादा होती है। मैक्सिमम डाइवर्सिटी इज फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसके बाद कोरल रीफ्स, कहां पे पाई जाएगी बेटा? कोरल रीफ्स। सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्पीसीज डाइवर्सिटी कहां पाई जाती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। इसके बाद कहां पाई जाएगी बेटा? कोरल रीफ्स में। तो कुछ पॉइंट्स थे जो आपको याद करने पड़ेंगे कि भाई हमने टैक्सोनॉमी पढ़ा तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, और प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस यही है कि हमें अननोन स्पीसीज को आइडेंटिफाई करना है, इसीलिए तो ये ब्रांच बनी थी बेटा। समझ में आया होगा। और अगली बात करें डाइवर्सिटी की, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ज्यादा डाइवर्सिटी होती है एज कंपेयर टू कोरल रीफ। चले बेटा आगे चलते हैं। अगले स्टेप पे देखें तो टैक्सोनॉमी जब मैंने स्टार्ट की थी तो आपको बताया था कि टैक्सोनॉमी में हम लोग करते क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और अफिनिटी, देयर इंटर रिलेशनशिप, ये 4 स्टेप्स करते हैं हम लोग किसमें? टैक्सोनॉमी में। मैंने पहले ही बताया था आपको, आगे बेटा आपको समझाएं तो आपको बताया कि आइडेंटिफिकेशन क्या है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू स्पीसीज इज अ प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सोनॉमी। और नॉमेनक्लेचर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं साइंटिफिक रूल्स। किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा? साइंटिफिक रूल्स। आगे देखते हैं बेटा, आइडेंटिफिकेशन के लिए कैरेक्टर्स का इस्तेमाल किया, मैंने उसके बारे में सारी बातें की आपसे। अब देखते हैं हम लोग नॉमेनक्लेचर। अब हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर। और नॉमेनक्लेचर की बात करें बेटा, हमारे लिए एक ईयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसे बोलते हैं 1753। 1753 के पहले हम लोग पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर का इस्तेमाल करते थे। हमको इसको ध्यान देना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर है क्या। मान लीजिए कि एग्जांपल के लिए एक प्लांट है, कैरियोफिल्लम सेक्साटैलिस फोलियोस अम्बिलिफर। अब इसमें देखोगे बेटा, एक प्लांट है, उस प्लांट का नोमेनक्लेचर किया गया, उसमें कई सारे वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया। तो ये जो जितने वर्ड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये क्या है बेटा? उसके कैरेक्टर्स हैं। ये कैरेक्टर्स हैं। और ये नाम पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर का जो नाम होता था वो लंबा होता था, लॉन्ग होता था और डिफिकल्ट टू रिमेंबर। आप जैसे एग्जांपल देखो, कैरियोफिल्लम सेक्साटैलिस का मतलब ये प्लांट कहां ग्रो करता है? रॉक पे, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। और अम्बिलिफेरी की बात करें तो यहां फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा होगा? अम्बिल के जैसा। तो बेटा एक ही प्लांट के इतने सारे कैरेक्टर्स, और कैरेक्टर्स प्लांट के कैरेक्टर देखिए, उसका नोमेनक्लेचर कर दिया, और वो प्लांट कितना है? लंबा है, लॉन्ग इनफ है। लॉन्ग इनफ है तो हमें डिफिकल्ट टू रिमेंबर, डिफिकल्ट टू रिमेंबर, इसीलिए पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर को डिस्कार्ड कर दिया गया। इसके बाद बेटा जब 1753 की बात करें तो एक नोमेनक्लेचर आया जिसे बोला गया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। कौन सा नोमेनक्लेचर? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था बेटा? कैरलस लीनियस। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कैरलस लीनियस। हालांकि इसको प्रपोज करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे बेटा गैस्पर्ड बोहेम। गैस्पर्ड बोहेम। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर was given by Carolus Linnaeus, proposed by Gaspard Bohin, GASPARD गैस्पर्ड बोहिन ने प्रपोज किया। और किसने दिया? कैरलस लीनियस ने आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया। बेटा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करें तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर
प्लांट्स के लिए भी दिया गया होगा और एनिमल्स के लिए भी। अब आप देखें, ये रहा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, और इसको हम लोग दो पार्ट्स में कर लेते हैं। एक तरफ है हमारे प्लांट्स और एक तरफ है हमारे एनिमल्स। प्लांट्स के लिए जिस बुक में इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया उसे बोला स्पीसीज प्लांटरम। कौन सी बुक का नाम क्या था बेटा? बुक का नाम था स्पीसीज प्लांटरम। और जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इन्होंने प्लांट्स को दिए वो इफेक्टिव हुए 1 मई 1753। कब इफेक्टिव हुए? 1 मई 1753 से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स एप्लीकेबल हो गए। और एनिमल्स की बात करें तो इन्होंने बेटा कैरलस लीनियस ने ही, क्योंकि कैरलस लीनियस ने ही दिया था क्या? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और आप देखेंगे कि एनिमल्स के लिए इन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम था सिस्टमा नेचुरे। बुक का नाम क्या था? सिस्टमा नेचुरे। और ये बुक आई थी बेटा 1 अगस्त 1758। 1 अगस्त 1758 बुक का नाम सिस्टमा नेचुरे। और सिस्टमा नेचुरे के भी 10 पब्लिकेशंस थे। आप देखेंगे सिस्टमा नेचुरे के कितने पब्लिकेशंस थे? 10 पब्लिकेशन। सिस्टमा नेचुरे 1 से लेकर सिस्टमा नेचुरे 9। और जो सिस्टमा नेचुरे 10th थी, जो 10th पार्ट था सिस्टमा नेचुरे का, उसमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया गया किसके लिए? एनिमल्स के लिए। कब इफेक्टिव हुआ? 1 अगस्त 1758। 1 अगस्त 1758। और जो प्लांट्स का था वो था इफेक्टिव फ्रॉम 1 मई 1753। बोलो भाई, समझ में आया? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया? कैरलस लीनियस। किसने प्रपोज किया? गास्पर्ड बॉहेम। प्लांट्स के लिए जो बुक थी स्पीसीज प्लांटरम, और उसको इफेक्टिव कब से किया गया? 1 मई 1753 से। एनिमल्स की बात करें तो सिस्टमा नेचुरे कब इफेक्टिव हुआ? 1 अगस्त 1758। सिस्टमा नेचुरे के कितने पब्लिकेशंस थे? 10 पब्लिकेशन। सिस्टमा नेचुरे के 10th पब्लिकेशन में एनिमल्स का बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया गया। आपसे पूछेंगे बेटा सिस्टमा नेचुरे के 1 to 9 क्लासिफिकेशन में क्या किया गया? प्लांट क्लासिफिकेशन। क्या किया गया? प्लांट क्लासिफिकेशन। और सिस्टमा नेचुरे के 10th एडिशन में क्या पब्लिश किया गया? एनिमल नोमेनक्लेचर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। तो बेटा आपको पता ही है कि 1753 से लेकर 1930 तक हमारा इफेक्टिवली चलता रहा क्या? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसके बाद बेटा 1930 में 3 साइंटिस्ट मिले, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट मिले। उन्होंने प्रपोज किया कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है उसके लिए हमें क्या बनाने पड़ेंगे? यूनिफॉर्म रूल्स। हमको क्या बनाने पड़ेंगे? यूनिफॉर्म रूल्स। और उन रूल्स के थ्रू हमें नोमेनक्लेचर करना होगा। और जो यूनिफॉर्म रूल्स बनाए गए इसके लिए साइंटिस्ट ने 30 इयर्स लगा दिए। और 1961 में प्रपोज हुआ हमारा क्या? ICBN। क्या प्रपोज हुआ? ICBN। और ICBN की फुल फॉर्म की बात करें तो ये हो जाएगा बेटा इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। ये क्या था? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। कब इफेक्टिव हुआ? 1961। बच्चों कब इफेक्टिव हुआ? 1961। और इस बुक में आईसीबीएन कुछ और नहीं, एक बुक है। और वो कैसी बुक है? रूल बुक। और उसमें रूल्स लिखे हुए हैं कि कैसे हमें नोमेनक्लेचर करना है। आई बात समझ में बेटा? तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इफेक्टिव फ्रॉम 1753। 1930 में साइंटिस्ट ने एक कॉन्फ्रेंस ली। कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड हुआ कि हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें एक यूनिफॉर्म रूल्स चाहिए। और उस यूनिफॉर्म रूल्स के लिए उन्होंने कॉन्फ्रेंसेस की और
30 इयर्स लग गए, 30 इयर्स लग गए इसको बनाने में। आईसीबीआर जो एक बुक है, रूल बुक है, और वो रूल्स दिए हुए हैं कि हमें प्लांट का या एनिमल का नॉमेनक्लेचर कैसे करना है। आई बात समझ में? तो 1961 में आपका इफेक्टिव हो गया आईसीबीआर। चलो भाई हम लोग देखते हैं वो रूल्स जिसके अकॉर्डिंग हमें नॉमेनक्लेचर करना होता है। रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर हम लोग क्या पढ़ेंगे? रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर भैया हम लोग कुछ भी नाम रख लेते हैं किसी का भी, लेकिन जो साइंटिफिक प्लांट और एनिमल्स के नेम लिखने हैं उसके लिए हमें क्या फॉलो करना पड़ेगा? रूल्स। क्या फॉलो करना पड़ेगा? रूल्स। पहली बात करें, कोई भी प्लांट हो, कोई भी एनिमल हो, फर्स्ट रूल है बेटा कि किसी भी प्लांट या एनिमल का साइंटिफिक नेम लिखते हुए उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, क्योंकि नाम ही कैसा है? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो कितने पार्ट्स होंगे? साइंटिफिक नेम के बेटा दो पार्ट होंगे। साइंटिफिक नेम के कितने पार्ट होंगे? दो पार्ट। पहले पार्ट को बोलेंगे बेटा जेनेरिक एपिथेट। क्या बोलेंगे? जेनेरिक एपिथेट। और दूसरे को बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। पहले को क्या बोलेंगे? जेनेरिक एपिथेट, और दूसरे को बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। जरा समझते हैं। एग्जांपल, सोलेनम ट्यूबरोसम। आपके मास्टर ने क्या लिखा? सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम यहां को क्या डिनोट करेगा? जेनेरिक एपिथेट। क्या डिनोट करेगा बेटा? जेनेरिक एपिथेट। और ट्यूबरोसम क्या डिनोट करेगा? स्पेसिफिक एपिथेट। क्या डिनोट करेगा? स्पेसिफिक एपिथेट। आप कोई भी किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो उसके कितने कंपोनेंट्स होंगे? दो कंपोनेंट्स। एक होगा जेनरिक और दूसरा होगा स्पेसिफिक। एक होगा जेनरिक और दूसरा होगा बेटा स्पेसिफिक। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट की बात करें। सेकेंड रूल कहते हैं बेटा, अपन ने एक प्लांट का ले लिया एग्जाम्पल साइंटिफिक नेम में, क्या एनिमल्स का भी ले लेते हैं। और एनिमल्स की बात करें तो हम लोग अपना ही लेते हैं ह्यूमंस का, जिनको बोलते हैं होमो सेपियंस। क्या बोलते हैं? होमो सेपियंस। होमो सेपियंस की बात करें, होमो सेपियंस की बात करें तो होमो किसको रिप्रेजेंट करेगा? जेनेरिक एपिथेट। किसको डिनोट करेगा? जेनेरिक एपिथेट। और सेपियंस किसको डिनोट करेगा बेटा? स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिथेट। बोलो भाई समझ में आया? एक कॉन्सेप्ट और समझ लो बेटा, जेनेरिक एपिथेट का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है। जेनेरिक एपिथेट का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, लेकिन स्पेसिफिक एपिथेट का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस डज नॉट अकर। इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस डज नॉट अकर। आई बात समझ में बेटा? यहां पे बात को समझो। जैसे मैंने बोला सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम, यहां पे ट्यूबरोसम का एग्जिस्टेंस नहीं है, जबकि सोलेनम का एग्जिस्टेंस है। और सोलेनम की बात करें तो सोलेनम यहां पे जेनेरिक एपिथेट है। होमो का ये यहां पे जेनेरिक कंपोनेंट है, जेनेरिक एपिथेट का एग्जिस्टेंस है। सेपियंस का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। तो यहां पे पॉइंट आप याद करिएगा, लिख के रख लीजिए कि भैया जेनेरिक एपिथेट का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, लेकिन स्पेसिफिक एपिथेट का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता। आई बात समझ में? दूसरा, जेनेरिक नेम बेटा, जेनेरिक एपिथेट नेम हमेशा और हमेशा स्टार्ट होगा किससे? कैपिटल लेटर से। किससे स्टार्ट होगा? कैपिटल लेटर से। वाइल स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट करेगा किससे? स्मॉल लेटर। किससे स्टार्ट करेगा?
स्मॉल लेटर। जेनेरिक एपिथेट किससे स्टार्ट होगा? कैपिटल से। और जबकि स्पेसिफिक एपिथेट किससे स्टार्ट होगा? स्मॉल से। एग्जांपल जरा देखते हैं हम लोग बेटा। मैंने बोला मुझे बहुत पसंद है आम, लेकिन आम तो लोकल लैंग्वेज है, मैंगो इज अ लोकल लैंग्वेज। साइंटिफिक में मैंगो को बोलते हैं बेटा मैंगीफेरा इंडिका। क्या बोलते हैं? मैंगीफेरा इंडिका। फर्स्ट रूल आप समझोगे, जीनस का, जेनरिक एपिथेट का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं। जेनरिक एपिथेट का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, लेकिन इंडिका का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। और जेनरिक एपिथेट का नाम जब भी लिखेंगे तो कैपिटल लेटर से। किससे स्टार्ट हुआ? कैपिटल से। और स्पेसिफिक एपिथेट किससे स्टार्ट हुआ? स्मॉल से। समझ में आया बेटा? तो ये था आपका रूल नंबर 3। थर्ड रूल की बात करें, बेटा तो कहते हैं टॉटोनिम्स। अरे ये टॉटोनिम्स क्या है भाई? टॉटोनिम्स क्या है? कहते हैं बेटा कि अगर जेनेरिक एपिथेट एंड स्पेसिफिक एपिथेट सेम हो जाए, जेनेरिक एपिथेट और स्पेसिफिक एपिथेट सेम हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टॉटोनिम्स। और टॉटोनिम्स आर वैलिड इन जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। किसमें वैलिड है? जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। और जबकि बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर की बात करें तो जेनेरिक एपिथेट एंड स्पेसिफिक एपिथेट आर ऑलवेज डिफरेंट। हमेशा और हमेशा डिफरेंट होंगे। इसका मतलब ये है कि टॉटोनिम्स आर नॉट वैलिड। टॉटोनिम्स कहां पे वैलिड नहीं होंगे? टॉटोनिम्स आर नॉट वैलिड इन प्लांट नॉमेनक्लेचर। टॉटोनिम्स कहां पे वैलिड नहीं होंगे? प्लांट नॉमेनक्लेचर। जबकि टॉटोनिम्स आर वैलिड इन एनिमल नॉमेनक्लेचर। क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ऐसा क्यों है? आपको पता है बेटा कि नंबर ऑफ एनिमल्स, क्या बेटा? नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये कितने हैं हमारे पास? 17 लाख टू 18 लाख। इसमें 12 लाख क्या हैं? एनिमल्स। और 5 लाख क्या हैं? प्लांट्स। और बेटा ज्यादा एनिमल्स हैं तो यहां पे जेनेरिक और स्पेसिफिक दोनों ही एपिथेट का क्या होगा? रिपीटिशन। यहां पे दोनों ही जेनेरिक और स्पेसिफिक एपिथेट का क्या होगा? रेपिटेशन। जबकि प्लांट्स में जेनेरिक एपिथेट भी अलग होगा और स्पेसिफिक एपिथेट भी अलग होगा। और इसका मतलब आप समझते हो ना? इसका मतलब ये है बेटा कि टॉटोनिम्स आर नॉट वैलिड। बोलो भैया, समझ में आया? कौन रूल नंबर 3? आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट आगे देखें बेटा। जब भी हम जेनेरिक एपिथेट और स्पेसिफिक एपिथेट लिखेंगे, तो उनको हम लोग वी सेपरेटली अंडरलाइंड दें। हम उनको सेपरेटली क्या करते हैं? अंडरलाइन करते हैं। देख लो बेटा, होमो सेपियन, आपने होमो को भी सेपरेटली अंडरलाइन कर दिया और सेपियंस को भी अंडरलाइन कर दिया। मैंगीफेरा इंडिका की बात करें, आपने मैंगीफेरा को भी अंडरलाइन कर दिया और आपने इंडिका को भी अंडरलाइन कर दिया। इसका मतलब जेनेरिक एपिथेट और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों ही सेपरेटली अंडरलाइन किए जाते हैं। और ये अंडरलाइन हम लोग इसलिए करते हैं बिकॉज
they represent to be originated from Latin language. ये सारे के सारे नाम कहां से लिए गए हैं? लैटिन लैंग्वेज में लिए गए हैं, इसीलिए उनको हम लोग सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। इसके अलावा बेटा या तो हम उनको हैंड रिटन करें, सेपरेटली अंडरलाइन करें, या वी प्रिंट देम इन इटैलिक्स। कौन सी भाषा में प्रिंट करें? इटैलिक्स में। और ये दोनों ही चीजें करेंगे, चाहे सेपरेटली अंडरलाइन करें चाहे इटैलिक्स में प्रिंट करें, ये डिनोट करेगा उनकी लैटिन लैंग्वेज को कि दे आर अक्वायर्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। आगे इसके बारे में हमें बात करनी है। तो चौथा पॉइंट था बेटा, जेनरिक एपिथेट हो चाहे स्पेसिफिक एपिथेट हो, हम दोनों को ही क्या करेंगे? सेपरेटली अंडरलाइन या प्रिंट करेंगे इन इटैलिक्स। अगले पॉइंट को देखो, अगला पॉइंट है रूल नंबर 5। मान लीजिए बेटा कोई नई स्पीसीज डिस्कवर होती है और उसको जो डिस्कवर करता है वो उसमें अपना नाम देना चाहता है। द साइंटिस्ट हु हैज डिस्कवर्ड द प्लांट और एनिमल वांट्स टू गिव हिज नेम। जैसे एग्जांपल के लिए बेटा आपने देखा सोलेनम ट्यूबरोसम लिन, तो आप देखेंगे कि लिनियस साहब ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया किसका? सोलेनम ट्यूबरोसम का, जिसे क्या बोलते हैं बेटा? पोटैटो। तो यहाँ पे सोलेनम और ट्यूबरोसम दोनों ही सेपरेटली अंडरलाइंड है, और जो साइंटिस्ट का नाम है स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर और अब्रेविएटेड फॉर्म में है। साइंटिस्ट नेम किस फॉर्म में है? साइंटिस्ट नेम अब्रेविएटेड फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में है बेटा? अब्रेविएटेड फॉर्म में है। क्या? साइंटिफिक साइंटिस्ट का नाम, जिस साइंटिस्ट ने उस प्लांट का नोमेनक्लेचर दिया है उसका नाम कौन से फॉर्म में है? अब्रेविएटेड फॉर्म में है। तो हमने कितने रूल्स पढ़ लिए? बोलो भाई, 5 रूल्स पढ़ लिए। अगली बात, किसी भी प्लांट या एनिमल को हम लोग डिस्कवर करते हैं, प्लांट की बात कर लें बेटा, किसी भी प्लांट को अगर हम लोग डिस्कवर करते हैं तो प्लांट का हम लोग प्रिपेयर करते हैं टाइप स्पेसिमेन। क्या प्रिपेयर करते हैं? टाइप स्पेसिमेन। अगली शीट पे देखते हैं कि टाइप स्पेसिमेन होता क्या है। टाइप स्पेसिमेन की बात करें बेटा, टाइप स्पेसिमेन की बात करें तो ये एक हर्बेरियम शीट होती है। कैसी शीट? हर्बेरियम शीट। और इसको ले जाके हम कहाँ रखेंगे? हर्बेरियम में। कहाँ रखेंगे बेटा? हर्बेरियम। ये शीट की बात करें, ये ऐसी शीट होगी 11.5 इंचेस इंटू 16.5 इंचेस। और इसमें प्लांट का हम लोग प्लांट के पार्ट, जो भी प्लांट डिस्कवर हुआ है न्यूली, उसका टाइप स्पेसिमेन बनाएंगे और उसमें देखेंगे बेटा ये रहा उसका स्टेम, नीचे रही उसकी रूट, ये रहा स्टेम, यहाँ पे लगी हुई है लीव्स, ये लगा हुआ है उसका फ्लावर। ये लीव्स हो गया, ये स्टेम हो गई, ये उसकी रूट्स हो गई, और ये हो गया फ्लावर। तो रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, इन्फ्लोरेसेंस, बार्क, ये सारे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लेकर उस प्लांट के टाइप स्पेसिमेन प्रिजर्व करेंगे। क्या करेंगे? उसके टाइप स्पेसिमेन हम लोग प्रिजर्व करेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं टाइप स्पेसिमेन। कोई भी प्लांट अगर नया डिस्कवर होता है तो उसका क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा? टाइप स्पेसिमेन। और उसको बेटा कहां पे प्रिपेयर करेंगे? हर्बेरियम शीट पे। कहां पे प्रिपेयर करेंगे? हर्बेरियम शीट पे। और वो इंफॉर्मेशन जाके हम लोग डिपॉजिट कर देंगे कहां पे बेटा? हर्बेरियम पे। वो इंफॉर्मेशन जाके हम लोग डिपॉजिट कर देंगे कहां पे? हर्बेरियम पे। इतनी बात समझ में आई? तो ये थे बेटा नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर की बात की आज की क्लास में। सबसे पहली क्लास में बात की थी आइडेंटिफिकेशन, और दूसरी क्लास में बात की नोमेनक्लेचर, और वहां पे थे रूल्स, जो रूल्स मैंने आपको समझाए। आई बात समझ में? लास्ट पॉइंट हमेशा बेटा लास्ट एंड द नॉट द लीस्ट, ये है बेटा कि जो भी नोमेनक्लेचर है
जो भी नॉमेनक्लेचर है, नॉमेनक्लेचर, इसमें जो लैंग्वेज यूज करते हैं प्रिफरेंसली हम लोग लैटिन लैंग्वेज और ग्रीक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, और इसलिए लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं बिकॉज दे आर डेड लैंग्वेज। ये कैसी लैंग्वेज है? डेड लैंग्वेज है, इसीलिए नॉमेनक्लेचर में हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा इसके आगे बात करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।